इनसे सीनियर शायद ही कोई हो। फैज़ान साहब, आप क्लैट की परीक्षाओं से भी जुड़े रहे हैं। मसला सिर्फ नीट और जेई का नहीं है। राजस्थान में देखिए लोकसभा आयोग परीक्षा ले रहा है, हरियाणा में, हर जगह कई तरह की परीक्षाएं हो रही हैं। पर एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसने परीक्षा के समर्थन में एक बयान जारी किया है और उस बयान में काफ़ी सुचिंतित तरीके से लिखा है कि वो एकेडमिक ईयर बचाना चाहते हैं छात्रों का। 0 ईयर हो जाएगा तो नुकसान होगा। मैं आपसे इस मसले पर समझना चाहता हूं कि क्या वाकई में एकेडमिक ईयर का नुकसान होगा या 0 ईयर का से नुकसान हो जाएगा, 0 ईयर हो जाएगा? धन्यवाद रवीश। मुझसे सीनियर 2-3 लोग होंगे जरूर, लेकिन ये कि जो हमारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कंसोर्शियम है उसमें मैं सीनियर मोस्ट हूं, लेकिन सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज मिलाएंगे तो 2-3 लोग शायद होंगे सीनियर। देखिए रवीश, हम बहुत से मिथ्स में रहते हैं। जैसे एक मिथ हमारे यहाँ ये है कि साहब समानता का अधिकार है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि रियलिटी में ये सबके लिए एक सी बात नहीं होती। ये बात होती है कि जो लोग समान हैं उनको समानता का अधिकार है, यानी इक्वल्स आर टू बी ट्रीटेड इक्वली। अनइक्वल्स और इक्वल्स को हम एक साथ ट्रीट नहीं करेंगे। मिथ है जैसे कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। आपको मालूम है कि पीपल से डेमोक्रेसी का कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरीके से ये एक मिथ है कि सेमेस्टर 6 महीने का होता है। वास्तव में 6 महीने के सेमेस्टर नहीं होते, बल्कि अगर आप यूजीसी के रूल्स में भी जाएं तो यूजीसी ये एक्सपेक्ट करती है कि एक यूनिवर्सिटी में 180 वर्किंग डेज होंगे साल भर में, यानी 50% से कम। और सारे वर्किंग डेज में रवीश क्लासेस नहीं होती। यहां जब हम एकेडमिक ईयर बचाने की बात कर रहे हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि क्लासेस कब से हम शुरू करें, कब इम्तहान लें और कब सेशन खत्म हो। तो आम तौर से अगर आप देख लें आईआईटी का, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का, मेडिकल काउंसिल का भी जो सेमेस्टर का साइज है वो 14 से 16 वीक तक का होता है। अब अगर हमको इस साल बचाना है एकेडमिक ईयर, तो हमको ये तो हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में तो बात आप अभी शायद करेंगे। लेकिन जब हमने स्कूल्स के लिए 30% सिलेबस कम किया है, ये बच्चे हैं, अब हायर एजुकेशन में तो रियल लर्निंग जो है वो सेल्फ लर्निंग होती है। वो अपने आप बच्चे को पढ़ना होता है, ज्यादातर इतना टीचर पे डिपेंडेंट नहीं होते। तो अगर हम इसको 12 हफ्तों का सेमेस्टर इस बार कर दें और हम दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 3 महीने का सेमेस्टर हो गया, 15 दिन हम एग्जाम का ले लें, फिर 15 फरवरी से 15 मई तक हमारा दूसरा सेमेस्टर हो गया, फिर 15 दिन हम एग्जाम का ले लें, तो आपका 30 जून को बड़ी आसानी से ये एकेडमिक ईयर खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट एकेडमिक ईयर शुरू हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते कि हम भाई कोर्स खत्म नहीं करेंगे, आसमान गिर जाएगा अगर कोर्स कम हो गया, तो आप अगर 14 से 16 हफ्ते का ही कोर्स करना चाहते हैं, रवीश, ये सारा जो यूजीसी पॉलिसी लाई है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट पॉलिसी, जब हम ये कहते हैं कि आपको इस सेमेस्टर में 5 या 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो जैसे मैंने आपको ये मिथ बताया कि 6 महीने का सेमेस्टर नहीं है, ऐसे ही पूरे हफ्ते उस सब्जेक्ट की क्लास नहीं होती। अगर 3 क्रेडिट का कोर्स है तो उसके हफ्ते में 3 घंटे की पढ़ाई होगी। 4 क्रेडिट का कोर्स है तो हफ्ते में 4 घंटे की पढ़ाई होगी। आप इस बार उसको बढ़ा लीजिए, आप ज्यादा पढ़ा दीजिए उसमें, तो वो आपके उतने ही 12 वीक में आप 16 वीक का कोर्स पढ़ा सकते हैं। अगर 3 क्रेडिट कोर्स है उसके आप 4 पीरियड हर हफ्ते लगा दें, या 4 क्रेडिट का कोर्स है 5 घंटे हर हफ्ते लगा दें, तो बहुत पॉसिबिलिटीज हैं रवीश इसमें एकेडमिक ईयर बचाने की। मुझे ये लगता है कि ये जो बच्चों के वकील गए थे सुप्रीम कोर्ट नीट को और जेई को रुकवाने, इन्होंने कोर्ट के क्वेश्चंस एंटीसिपेट नहीं किए। जस्टिस अरुण मिश्रा का कंसर्न सही था कि भाई साल बच जाए और लाइफ नॉर्मलसी पे आ जाए, क्योंकि उसमें बहुत लोगों ने कहा कि लाइफ नॉर्मलसी पे कहां है, ना फ्लाइट है, ना ट्रेन है, ना होटल्स खुले हुए हैं, ना सुप्रीम कोर्ट, और खुद भी कोर्ट ऑनलाइन है, और पार्लियामेंट जो है वो भी काम चंद घंटे करेगी और इस तरीके से करेगी, उस तरीके से करेगी, असेंबलीज 2-2 दिन काम कर रही हैं। तो बहरहाल वो तो अलग बात है,
लेकिन मैं ये समझता हूं कि अभी एकेडमिक ईयर 0 होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। एकेडमिक ईयर भी बचाया जा सकता है और बच्चों की जो एंजाइटी है और जो उनके हेल्थ के कंसर्न्स हैं उन्हें एड्रेस किया जा सकता है। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। जी फैजान साहब, ये भी एनटीए ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि अगर आप इस साल एग्जाम ना लें तो एक एकेडमिक ईयर का नुकसान होगा और एक साल में अगले साल आपको 2 एकेडमिक ईयर के बच्चों को पढ़ाना होगा जो जिसके लिए सिस्टम को तैयार नहीं है, मतलब काफी स्ट्रेस बढ़ जाएगा। देखिए, इस तरह ये भी एक मिथ है या ज्यादातर लोग इन बातों को नहीं समझते हैं इसलिए ये लिख दिया जाता है? उन्होंने भी तो कुछ सोचा होगा ना। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि एनटीए ने इसमें क्या सोचा, लेकिन रवीश हम लोग पढ़ते रहे हैं। मैंने अपने अक्सर एग्जाम्स अक्टूबर में दिए हैं और वो एकेडमिक ईयर नहीं हुआ। आपको मालूम है, आप खुद अपना जो यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम कवर करते रहे हैं, पूरी सीरीज चलाई थी कि जो 3 साल के कोर्स हैं वो 5-5 साल में हो रहे हैं बिना 0 ईयर हुए। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है रवीश। कितने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है अगर कोई प्रेसिंग इमरजेंसी है तो जो लास्ट डेट एमसीआई ने एडमिशन की दी है 30 सितंबर, उसके बाद एडमिशन हुए हैं, उन एडमिशंस को कोर्ट्स ने अप्रूव किया है। क्या इसमें कोई डाउट है रवीश कि ये एक इस साल प्रेसिंग ग्लोबल इमरजेंसी है? और अगर इमरजेंसी है तो आसमान नहीं टूटने वाला है अगर बच्चों की पढ़ाई दिसंबर से शुरू हो जाए, या जैसे उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो ये बात हो रही है ना कि हम 2 बैच एक साथ नहीं चला सकते, वो भी चलाए जा सकते हैं। आपको हॉस्टल में अकोमोडेशन देखनी पड़ेगी और ये हो सकता है कि एक बैच जनवरी से चले और एक बैच अगले साल जुलाई अगस्त से चल जाएगा। ऐसी कोई खास बात नहीं है ये। पर आप क्या तमाम क्लैट की परीक्षा हो रही है, एनडीए की परीक्षा हो रही है, नीट की हो रही है, जेई की हो रही है और भी कई तरह की परीक्षाएं इस देश में निकाल दी गई हैं। आपकी क्या राय है कि ये परीक्षाएं होनी चाहिए? जो छात्रों की चिंताएं हैं कि एक तो वो डिस्टेंस को लेकर वो काफी चिंतित हैं कि 400 किलोमीटर की दूरी कैसे तय करेंगे, फिर उस शहर में कहां रुकेंगे, कहां खाने जाएंगे, ये सारे सवाल हैं। तो इस संदर्भ में क्या परीक्षा होनी चाहिए? रवीश देखिए, मैं ये समझता हूं कि आसमान नहीं टूटने वाला अगर परीक्षा 1 महीना पोस्टपोन हो जाए। जो बच्चों ने चिंताएं लिखी हैं, हजारों की तादाद में ईमेल्स हम लोगों के पास आ रहे हैं, उसमें बहुत बच्चे ये कह रहे हैं कि देखिए हमारा इंटर स्टेट ट्रेवल इन्वॉल्व है। बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि हमको 150, 200, 250 किलोमीटर जाना पड़ेगा टेस्ट सेंटर पे, उनके पेरेंट्स को जाना पड़ेगा, उनकी फैमिली में किसी की डेथ हो चुकी है कोविड-19 से, या कोई बीमार है, या ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स हैं। रवीश, ये जो पूरा एक आइडिया है ना कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये भी एक मिथ है। अगर मैं एक ऐसे घर में रहता हूं जिसमें 2 ही भाई बहन हैं और 4 कमरे हैं और बेहतरीन इंटरनेट है और फादर मेरे आईएएस ऑफिसर हैं, तो आप सोचिए वो बच्चा जो गांव में एक कमरे में रह रहा है, जिसका इंटरनेट इरेटिक है, उसकी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मुझे इस एग्जाम को अभी करने में सबसे ज्यादा एतराज यह है कि कुछ बच्चे एडवांटेजियस पोजीशन में हैं और कुछ बच्चे डिसएडवांटेजियस पोजीशन में हैं। जब ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो मैं ये समझता हूं कि हमको एग्जाम पोस्टपोन करने में इतना ज्यादा एतराज नहीं होना चाहिए। फैजान साहब, मैं और आपसे थोड़ा जानना चाहता हूं। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, ठीक है, अदालत ने सही सवाल पूछा कि एकेडमिक ईयर बच जाएगा, यानी अदालत ये जानना चाहती थी कि इसे लेकर वकील क्या सोच रहे हैं या कोई पक्ष क्या सोच रहा है। तो कोर्ट को किन और तर्कों से संतुष्ट करना चाहिए था, इन वकीलों को या फिर राज्य सरकारों को? देखिए, मुझे लगता है कि केस अच्छी तरह बिल्कुल आर्गू नहीं हुआ रवीश। सबसे पहले कोर्ट को यह बताना चाहिए था कि भारत में राइट टू हेल्थ मौलिक अधिकार नहीं है और इसको मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने किया, जीवन के अधिकार में राइट टू हेल्थ पढ़ दिया और यहां तक कह दिया कि साहब अगर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है तो वो राइट टू लाइफ का वायलेशन है। जब कोर्ट लाइफ की बात कर रही है कि लाइफ नॉर्मल हो, तो उसमें यह कहना चाहिए उसको कि लाइफ जो है वो आपके जजमेंट के हिसाब से ही राइट टू हेल्थ को इंक्लूड करती है, तभी नॉर्मल होती है। और ऐसी सिचुएशन में ये बताना चाहिए था
कि राइट टू हायर एजुकेशन तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के बाद भी राइट नहीं बना। आपको मालूम है आरटीई में 6 साल से 14 साल तक की एजुकेशन की बात की गई है, यहां हम हायर एजुकेशन की, उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो राइट टू हेल्थ फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है, राइट टू हायर एजुकेशन फंडामेंटल राइट नहीं है। तो जब हेल्थ और लाइफ में कंपैरिजन हो तो मुझको लगता नहीं कि कोई आदमी ये कह सकता है कि लाइफ ऑप्शनल है और एजुकेशन जो है वो कंपलसरी है। ये बिल्कुल एक फ्लॉड आर्गुमेंट होगा। तो आपके हिसाब से तर्क ये था, पर एक बार मैं और थोड़ा जानना चाहता हूं कि ये परीक्षा ना हो, जैसे कई समर्थकों ने लिखा है, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर लोगों ने लिखा है कि ये परीक्षा कराइए, 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी वगैरह वगैरह, देश रुका हुआ है, उसको चालू करना चाहिए वरना 0 ईयर हो जाएगा। अगर ये फैजान साहब एक सेकंड और मैं जोड़ना चाहता हूं, मान लीजिए सितंबर में हालात खराब हैं, मई में ये परीक्षा रद्द की गई, नवंबर में अगर आप कहें कि नवंबर तक टाल दी जानी चाहिए इस परीक्षा को, तब और हालात खराब हो सकते हैं, ठीक है, तो कब तक इसको टाला जा सकता है? नहीं देखिए रवीश, जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जो पूरा कॉमन एडमिशन टेस्ट का आइडिया है, मैं उसके विरुद्ध भी लिखता रहा हूं कि एक ही दिन टेस्ट होने से बच्चों का नुकसान होता है। अगर बच्चा उस दिन बीमार हो गया, एक टेस्ट में बैठा, वो टेस्ट उसका खराब हो गया, एक टेस्ट होने से ट्रांसलेशन के मुद्दे रहते हैं। आपको मालूम है 2018 में 49 क्वेश्चंस जो तमिल में ट्रांसलेट हुए थे वो गलत ट्रांसलेशन हो गए थे और हाई कोर्ट ने 194 नंबर बच्चों को दे दिए थे उसकी वजह से। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने उन बच्चों को भी नंबर दे दिए जिन्होंने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया। देखिए इतना बड़ा देश है, उसमें एक ही टेस्ट से मेरिट सही डिटरमिन नहीं होती, और इस पे बहुत स्कॉलरशिप है विदेशों में कि जो हमारा एडमिशन टेस्ट है ये मोटिवेशन, क्यूरियोसिटी, ये सारी चीजें टेस्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया जो इतना बड़ा कंट्री है उसमें आप टेस्ट खत्म कर दें, लेकिन एक सॉल्यूशन ये हो सकता था कि आप 12th के मार्क्स के बेसिस पे क्या कोई स्क्रीनिंग कर सकते हैं। बहुत से बच्चे इसमें जो कोटा वगैरह जाते हैं वो 12th के मार्क्स पे इतना ध्यान नहीं देते, इसलिए इसको भी बच्चे अपोज करेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं हमेशा के लिए आप पोस्टपोन कर दें। देखिए अभी ये सब लोग कह रहे हैं कि सितंबर में पीक होगी। आप देखिए आज ही की न्यूज ये है कि पिछले 24 घंटे में 75,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पॉजिटिव। तो जी 75,000, ये पहली बार है जो हम 75,000 पे पहुंचे हैं। तो जब आप पीक पे हैं तब आप कह रहे हैं लाइफ नॉर्मल हो जाए, और जब 200 केसेस होते थे तो पूरे देश में आपने ताला लगा दिया था कि कोई चीज नहीं चलेगी। और अभी भी ये तो नहीं मालूम है कि यूनिवर्सिटी खुल के इन बच्चों की क्लासेस कब होंगी, क्योंकि जो बच्चों के एडमिशन हुए हुए हैं उनको हम अभी फिजिकल एजुकेशन नहीं दे पा रहे, हम ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन में भी वही बात है कि जो प्रिविलेज क्लास है, इलीट है, शहरों में है, उनके फायदा है। जो गांव में बच्चे रहते हैं, जो पुअर बच्चे हैं, जिनके यहाँ इंटरनेट की स्पीड खराब है, उनको नहीं मिल रहा है सही से पढ़ाई। हाँ, ये बात समझ में आई फैजान साहब कि अभी जो एडमिशन हुआ उन्हीं की पढ़ाई शुरू नहीं हो सकती है, तो उस काल्पनिक रूप से शुरू होने वाली पढ़ाई के लिए बच्चों के नीट या जेई के इम्तहान क्यों लिए जाएं। एक पक्ष ये भी आता है कि उसमें ये हलफनामा है, बताना है, एडमिट कार्ड में लिखा है कि आपको कोविड है या नहीं है, आप किसी के संपर्क में आए हैं या नहीं आए हैं। ये क्यों डाला गया है कि अगर किसी बच्चे के साथ कुछ हो जाए तो क्या परीक्षा एजेंसी पे कानूनी जवाबदेही ना आए, उसका इंतजाम पहले से है या वाकई में वो चिंतित हैं? और अगर चिंतित हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था इन्होंने की है कि जो कोविड का, जो नीट और जेई का इम्तहान देने जा रहा है वो इसकी जांच करा ले? रवीश देखिए, लॉ में एक प्रिंसिपल ये भी है कि प्रिजम्पशन ये होनी चाहिए कि सब गुड फेथ में हो रहा है। तो मैं यहाँ एनटीए को डिफेंड करूंगा। मैं ये नहीं समझता कि वो ये सोच रहे हैं कि बाद में उनसे कंपनसेशन ना मांगा जाए। दरअसल ये इसलिए कर रहे हैं ताकि वो बच्चे जो अगर पॉजिटिव हैं उनको अलग बैठा के उनका अलग एग्जाम लिया जाए।
लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है। आप सोचिए कितने केसेस ऐसे हैं कि कोई सिम्टम्स नहीं है आपके पास और आप कैरियर हैं, और उन बच्चों को जब आप अलग कमरे में बैठाएंगे, उन्हें कैसे लेके जाएंगे? जो थर्मल स्क्रीनिंग है वो आपकी परफेक्ट स्क्रीनिंग नहीं है। अभी देखिए कर्नाटका में एग्जाम हुआ, गुजरात में एग्जाम हुआ, जो प्रोटोकॉल्स थे वो धरे रह गए ग्राउंड पे, और देखा लोगों ने कि किस तरीके से भीड़ इकट्ठी हो गई। यूपी में भी यही हुआ। फैजान साहब, इसमें एक और बात आती है कि अभी इस वक्त आप जो समान अवसर की बात कर रहे थे, अभी खाड़ी के देश में कई हजार बच्चे जिन्हें हवाई जहाज से उड़कर आना था यहाँ पर नीट की परीक्षा देने के लिए, हो सकता है उनमें से कुछ ना आ पाएं, हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग टिकट ना खरीद पाएं। सुनता रहता हूं कि टिकट काफ़ी महंगा है। उनके लिए सरकार अगर अलग से जहाज भेज दे अलग अलग चारों तरफ से और तो अलग बात है, लेकिन अगर खुद से आना है तो उन्हें तो समान अवसर नहीं मिल रहा है। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं कि मानसिक परेशानी की इस वक्त जो छात्र परेशान हैं, क्या वो कोई फैक्टर नहीं होगा रवीश इस परीक्षा के बारे में निर्णय लेने में? जो लोग भी निर्णय ले रहा है, क्या उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए था कि छात्रों को इतनी एंजाइटी हो गई है तो उसे एड्रेस किया जाए? रवीश, ये जो विदेशों में लोग हैं ये एक दो नहीं है, 30-35 हजार बच्चों का आना है। हमारे बच्चे हैं, हमारे यहाँ एग्जाम देना चाहते हैं। आपको मालूम है कि ये जो फ्लाइट्स चल रही हैं वंदे भारत प्रोग्राम में, ये बहुत कम है, ये महंगी हैं। उन्हें आके यहाँ क्वारंटाइन करना है, फिर क्वारंटाइन करने के बाद उनको एग्जाम देना है। तो मैं ये समझता हूं कि हम जब जेईई का एग्जाम जो है वो ऑनलाइन कर रहे हैं उन देशों में, तो इतने बड़े हम डिजिटल लीडर हैं, हम नीट का एग्जाम क्यों नहीं कर सकते ऑनलाइन? जो विदेशों में बच्चे हैं उनके लिए एम्बेसी में इंतजाम क्यों नहीं किया जा सकता कि वो वहीं पे एग्जाम दें? अगर आपका पेपर और पेन एग्जाम नहीं है तो कहीं से भी दे लीजिए आप वो एग्जाम। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि मेंटल एग्जाइटी की, अरे ये पूरा एग्जाम जो है वो आप तभी दे सकते हैं और पास कर सकते हैं जब आपका माइंड एट रेस्ट हो, सुकून से हो आप। ये सारे बच्चे किस कदर परेशान हैं, किस कदर वो एंजाइटी में हैं। 4000 बच्चे जो हैं वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं। मैं टीचर हूं रवीश, मेरा दिल खाना खाने को नहीं चाहता कि अगर एक भी बच्चा भारत में जो स्टूडेंट है, तो मैं कैसा एडमिनिस्ट्रेटर हूं कि मुझको उस बच्चे की फिक्र नहीं होती। अच्छा, जो बच्चे इस सब चीजों में नहीं हैं, उनको भी अनसर्टेनिटी है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो जो प्रिपरेशन के लिए एक सुकून चाहिए वो उन बच्चों को भी नहीं है जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। और जो ऑफ कोर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो बेचारे परेशान हैं, कभी इसे टैग कर रहे हैं, कभी उसे टैग कर रहे हैं, और कोई उनका सुनवाई करने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब। तो मुझे पता है कि प्राइम टाइम में नीट और जेईई के कवरेज देखने के बाद इनमें से कई छात्र ट्विटर पर मेरी तारीफ करेंगे। मेरा आग्रह है कि आप ऐसा ना करें। मैं जानता हूं कि चैनलों पर आपके घरों में क्या देखा जा रहा है। जब मीडिया ने आपको आवाज नहीं दी तो आपने मुझे याद किया, इसके लिए शुक्रिया। इम्तहान हो भी जाएंगे और फिर से आपके घरों में लोग सुशांत सिंह राजपूत के मूसलाधार कवरेज में डूब भी जाएंगे, ठीक उसी तरह से जैसे मार्च और अप्रैल के महीने में तबलीगी जमात के नाम पर सांप्रदायिक कवरेज की चपेट में डूबे हुए थे। जिस फल सब्जी वाले का कभी नाम ना पूछा होगा, जिसे 5 रुपया एक्स्ट्रा ना दिया होगा, उल्टा सब्जी वाले से 100 ग्राम धनिया फ्री में ले लिया होगा, कुछ मिर्च उठा ली होगी, उस गरीब सब्जी वाले से आपके घर वालों में से किसी ने मजहब तो पूछा होगा। आप सभी अच्छे लोग थे, आपको न्यूज़ चैनल ने खराब कर दिया। आप अपनी चिंता कीजिए, बस इतना कीजिए कि खुद से और अपने माता पिता से एक सवाल पूछिएगा, सामने बिठाकर नजर मिलाकर, कि क्या वे तबलीगी जमात के कवरेज के बाद ऐसा सोचने लगे थे? उनके दिमाग में टीवी ने जहर भरा तो पता क्यों नहीं चला? क्या उन्होंने सब्जी वाले से उसका मजहब पूछा था, नाई से उसका मजहब पूछा था, काम कराने वालों का मजहब पूछा था? रवीश कुमार की तारीफ अब रहने दीजिए। यह कार्यक्रम देखने के बाद थोड़ा सोचिएगा, अभी नहीं, इम्तहान के बाद। इम्तहान के लिए आप सभी को शुभ